मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में। जी हाँ, आज हम दिल्ली नहीं हैं, आज हम हल्द्वानी हैं। 14 अगस्त रेलवे बनाम बनभूलपुरा मामले में तारीख पड़ी थी टेंटेटिवली, यानी कि अस्थायी तारीख। हम यही बताते रहे कि अस्थायी तारीख है ये पड़ी मामले में कि अब इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई नहीं हुई और टेंटेटिवली शब्द अस्थायी का इस्तेमाल कोर्ट के अंदर किया जाता है, जो उनकी वेबसाइट है। और हम रात को लगभग 2-3 बजे तक भी ट्राई करते रहे कि शायद जो 14 तारीख है उस पर सुनवाई के लिए बेंच प्रोवाइड हो जाए, कोर्ट नंबर और आइटम नंबर प्रोवाइड हो जाए, लेकिन रात तक भी उसमें कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं थी। तो आज हम लोगों की सुबह सुप्रीम कोर्ट के कई याचिकाकर्ताओं के वकीलों से आज हमारी बात हुई है। एडवोकेट मलका असद, एडवोकेट लुबना नाज और भी कई लोग जो पैरवी करता हैं, लोगों से हमारी बातचीत हुई तो सभी ने हमें ये जानकारी दी कि आज तारीख नहीं है और अगली तारीख क्या होगी ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ही पता लगेगा। लेकिन जानकार बताते हैं कि कुछ दिन लग जाते हैं। जी हाँ, मुकदमों की भरमार है कोर्ट के अंदर भी इस पूरे मामले में। और मैं जानकारी दे दूं कि रेलवे और राज्य सरकार और उसके अलावा यहाँ के जो प्रभावित पक्ष हैं, ये सभी लोग लगातार इस पूरे मामले में बने हुए हैं। आज सुबह से ही हमारे पास कॉल आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, लोग जानकारी लेना चाहते थे कि क्या हुआ। तो हम लोग इसीलिए जानकारी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। खबर 7 की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी भरी जर्नलिज्म हम इस पूरे मामले में कर रहे हैं, किसी तथ्य को छोड़ते नहीं है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख आज नहीं हुई है और सुनवाई आज यहाँ पर नहीं हो पाई है क्योंकि पिछली तारीख में ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब 2 जजों की बेंच में आए थे, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब इस मामले में ऑलरेडी एडवोकेट रहे हैं। जी हाँ, सन 2007 में जब गफूर बस्ती का मामला जनहित याचिका से होते हुए हाईकोर्ट पहुंचा था तो उस मामले में वो एडवोकेट के तौर पर थे। तो नियम कानून कहते हैं और जो अदालत की परंपरा है वो यही है कि इस मामले में सुधांशु धूलिया साहब ने अपना नाम वापस लिया और अपना नाम वापस लेने के बाद अब उसके अंदर नए जस्टिस को अपॉइंट होना है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अब जो भी इसके अंदर नए जस्टिस आएंगे उसकी भी जानकारी देंगे और अगली तारीख इसमें क्या लगेगी इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आज फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ, आज सुनवाई वहां पर नहीं हुई है और सुनवाई लेकिन इसके अंदर आगे भी जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में आपको जानकारी देते रहें। जी हाँ, 10 याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। 10 याचिका 4365 मकानों को लेकर हाई कोर्ट उत्तराखंड का 20 दिसंबर को ऑर्डर आया था। 1 हफ्ते की शॉर्ट नोटिस के बाद बलपूर्वक इस सबको तोड़ा जाना था क्योंकि 1 हफ्ते का शॉर्ट नोटिस था। 1 हफ्ते में अगर आप लोग हट जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक इसको बुलडोजर लगा के सारे मकानों को तोड़ा जाना था। लेकिन इस मामले में यह चीज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद 5 जनवरी को उन्हें इस पर राहत लगी और 5 जनवरी को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगी। फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तारीख इसमें आगे बढ़ रही है और हर तारीख पर कुछ ना कुछ नया होता है। हर तारीख पर कुछ ना कुछ नया होता है। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी हैं तस्लीम अंसारी। मैं यहाँ पर तस्लीम अंसारी से बात करूंगा और तस्लीम अंसारी से इस बारे में जानकारी लूंगा। जी तस्लीम अंसारी, कोर्ट के बारे में जरा थोड़ा बताएं लोगों को। लोग फिक्रमंद हैं कल से ही और हल्द्वानी से तकरीबन 5 दर्जन लोगों की फौज पैरवी करने के लिए जाती है, भले याचिकाकर्ता 10 हों। जी देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जश्न आज़ादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद। जी, आज 14 अगस्त है और अब से कुछ ही घंटे रह गए हैं जब 15 अगस्त का वो खूबसूरत दिन आएगा जी, जो हमारे देश के लिए एक सुनहरा दिन है जी और हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, प्राउड का दिन है। तो उसकी अभी हम पूर्व संध्या पर एक तरह से खड़े हैं। तो 15 अगस्त की सबको अग्रिम मुबारकबाद, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। और अब रही बात, देखिए जिस टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज 14 अगस्त है और कहीं ना कहीं रेलवे के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता था कि 14 अगस्त को सुनवाई की संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाएं ही रहीं। और देखिए, सिस्टम में क्या होता है, जब भी कभी हम किसी केस का स्टेटस हम चेक करते हैं तो कोई ना कोई डेट अग्रिम उसमें शो होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मैटर लिस्ट होगा या नहीं। तो उसी पर संशय था और संभावनाएं बहुत कम थी, ना के बराबर थी कि शायद मैटर लिस्ट ही नहीं हो सकेगा। तो किसी वजह से मैटर लिस्ट नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है।
ऐसा अक्सर हो जाता है, घटनाक्रम कुछ ऐसे होते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कल तक शायद स्थिति स्पष्ट हो जाए या थोड़ा सा वक्त और लग जाए कि अगली तारीख पक्के तौर पर क्या होगी। और उसमें भी जब वो तारीख आएगी तो तारीख आने से कुछ 24 घंटे पहले या एक दिन पहले मैटर लिस्ट होगा, तब कंफर्म हो पाएगा कि किस तारीख में और किस कोड नंबर में और आइटम नंबर क्या होगा लिस्ट होने का। ठीक है, तो अभी तो इसमें कौल साहब हैं और अभी धुलिया साहब हैं, लेकिन धुलिया साहब ने लास्ट टाइम अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि सन 2007 में वो उसके अंदर जस्टिस के तौर पर एडवोकेट के तौर पर थे, तो जस्टिस के तौर पर उनमें नहीं रह सकते। इस तरह की परंपराएं रहती हैं। तो अभी तो इसके अंदर भी नए जस्टिस को आना होगा अभी, क्योंकि वो सारी चीजें इंटरनल कोर्ट के अपना रजिस्ट्री और जो रजिस्ट्री वाली जो कमेटी और जो एक पूरा बहुत बड़ा स्टाफ, बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, उस पर हमें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। बिल्कुल। हमें उस पर कोई भी बड़ी चर्चा नहीं करनी है। बिल्कुल, वो कोर्ट के अंदर का मैटर है। जब डिसाइड हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी तारीख को हल्द्वानी के रेलवे मामले पर सुनवाई होने वाली है। किस कोर्ट में होगी, कौन कौन सुनेंगे। लेकिन आज हमारी वकीलों से बात हो रही थी तो वकील बता रहे थे कि उस तरह की परंपरा है कि ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में आपको कोर्ट प्रोवाइड हो जाएगी या बेंच मिल जाएगी या तारीख मिल जाएगी। ऐसे तारीख भी अभी कुछ दिनों बाद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। हमने पहले भी देखा है, हमारे ही एक PIL के मैटर में हाई कोर्ट में हमने पहले भी देखा है कि एक बेंच अलग से ऑर्गेनाइज करनी पड़ी थी और उसमें वक्त लगा था जी। तो ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिस्टम है। लेकिन चलिए अब फॉलो करना है। लेकिन बस अफवाहों से बचने की मैं हिदायत दूंगा। किसी भी मामले में अफवाहों से बचें, कोई भी टिप्पणी ना करें। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बिल्कुल उम्मीद रखें, यकीन रखें देश की न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर कि हम सबके साथ न्याय होगा और जो भी डेट होगी सही वक्त पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा उतावलापन कोई भी ना दिखाए। ठीक है, मैं तस्लीम यहाँ से मैं कुछ बातें और यहाँ पर तस्लीम से पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में कोर्ट का ऑर्डर आया था और जो भूमि प्लान रेलवे ने हाई कोर्ट में रखा था, इस पूरे मामले पर लंबी बहस, लंबी सुनवाई हुई और पूरे साल जनहित याचिका पर सुनवाई होती रही। उसके बाद 11 लोग, जी हाँ, बनभूलपुरा के निवासी जो 11 लोग थे, उनके नाम से दखल याचिका, इंटरविन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इंटरविन के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल मामला प्रभावित जो लोग हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी जो चल रहा है वो मैं आपको जानकारी दे दूं, रेलवे और राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किए हैं। जी हाँ, 110 पेज का जवाब राज्य सरकार ने दिया है, 395 पेज का जवाब रेलवे ने दिया है। राज्य सरकार ने इस पूरी लैंड पर, जो कि लगभग 80 या 81 एकड़, लगभग 30 हेक्टेयर के आसपास लैंड को रेलवे ने अपना बताया था, भूमि प्लान के जरिए थे। तो इस पूरी लैंड को 13 कुछ हेक्टेयर लैंड को राज्य सरकार ने अपना लिया है, अपना कबूल किया है कि ये हमारी है। जी हाँ, और लगभग 16 कुछ हेक्टेयर लैंड को रेलवे ने अपना कहा है। 1959 के खसरा खतौनी का उसका अंदर जिक्र है और 1959 में एक्वायर की जानी थी, ये भी उन्होंने अपने जवाब में दिया। तो जो प्रभावित लोग हैं उनमें अब एक जो यहाँ से विचलन जो पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि जो राज्य सरकार अब अपनी लैंड को अपना रही है, वो राज्य सरकार अगर हाईकोर्ट में जाकर इस बात को कहती तो प्रभावित पक्ष के लोगों को जो इतना संघर्ष करना पड़ा है और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उससे कम से कम लगभग 40 या 45% लोग बच जाते। लेकिन इसी मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हल्द्वानी के सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जावेद अख्तर। जी हाँ, जावेद अख्तर, इस पूरे मामले में मैं आपको जानकारी और दूसरी भी दे दूं, लगभग 1100 के आसपास मुकदमे जिला अदालत में चल रहे हैं। जी हाँ, ये मामला अपने आप में अकेला मामला हिंदुस्तान में होगा जो 4 अदालतों में चल रहा है। एक ही परिवार का आदमी रेलवे अदालत में खड़ा हुआ, फिर वो जिला अदालत गया। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में आज भी जनहित याचिकाएं इस पूरे मामले में चल रही हैं। गुफरान नाम से याचिका अभी भी मलिन बस्ती को लेकर चल रही है, क्योंकि ये जो पूरी लैंड है ये तकरीबन 5 मलिन बस्तियां इसके अंदर हैं और अभी भी 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। देखते हैं, हर अदालत से न्याय होता है। जी हाँ, सारे ही जो फैसले होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए सभी को, रेलवे को भी, राज्य सरकार को भी, मुझे भी, हमारे सुनने वालों को भी, जावेद अख्तर को भी, तस्लीम को भी। और ये हमारी लाइव, देखिए जब हमारी लाइव शुरू होती है तो प्रभावित लोग आ जाते हैं, पता नहीं आज क्या होगा, सरताज भाई आज क्या बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट जावेद अख्तर हैं। जावेद अख्तर साहब, आप पहली बार हमारी लाइव पर आ रहे हैं, बड़ा इस्तकबाल है आपका आज हमारी लाइव पर। तो मैं एक तो ये था कि शायद आपको तो जानकारी होगी वकील साहब
आज वहाँ तारीख थी 14 अगस्त, लेकिन टेंटेटिवली थी। अब वो अगली तारीख क्या होगी अभी वो साइट पर पता हम लोगों को लगेगा। लेकिन आज बड़ा लोगों में संशय था, क्योंकि 50-60 लोग हल्द्वानी ले जाते हैं पैरवी करने के लिए, राजनीतिक लोग भी जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी जाते हैं, और जो इल्म रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो भी जाते हैं पैरवी करने के लिए। आज लेकिन जा नहीं पाए, वो लोग फिक्रमंद थे कि आज क्या होगा और क्या नहीं। जावेद अख्तर साहब, देखिए, उसमें रेलवे ने और राज्य सरकार ने अपने जवाब दाखिल करे हैं। जो एक लॉ है और जो एक प्रोसीडिंग होती है उसके हिसाब से जो हम पीड़ित पक्षकार है उसको अपना रिजॉइंडर दाखिल करने का मौका मिलता है। तो गालिबन सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात होनी है कि जो पीड़ित पक्षकार है जवाब राज्य सरकार के और रेलवे के जो जवाब हैं उसके खिलाफ जो सही आंकड़ा है, सही डॉक्यूमेंट है, वो पेश सुप्रीम कोर्ट में करेगा। जहाँ तक राज्य सरकार के जवाब की बात है, मैंने उस जवाब को पढ़ा है और देखा है, तो राज्य सरकार का जवाब जो है वो बिल्कुल रेलवे का जवाब है उसके खिलाफ है। इसलिए है कि सबसे पहले रेलवे ने 2007 से ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन रेलवे की 1 इंच ज़मीन भी यहाँ पर नहीं है। रेलवे हर स्तर पर झूठ बोलता आया है। राज्य सरकार से मिलके कभी राज्य सरकार अपनी बताती है उसी लैंड को, कभी उसी लैंड को रेलवे अपना बताता है। लेकिन जो रिकॉर्ड हमने हासिल किया है, हमारे पास 1913 का नक्शा है, 1913 का रिकॉर्ड है, और 1913 के रिकॉर्ड के आधार पर फिर वही बंदोबस्त और कंसोलिडेशन 1969 1361 फसली में हुआ 67 में, यानी कि 1960 में हुआ है जी। तो जो 1960 में लैंड रेलवे की बताई जा रही है, वो लैंड कोई भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है 1960 से पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने सभी को लोगों को गुमराह किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। नहीं, ये तो कोर्ट देख लेगा ना। जी, आप गुमराह करें, प्रभावित पक्ष गुमराह करे, रेलवे गुमराह करे या राज्य सरकार, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता है। जी, वो मेरे हिसाब से जो पीड़ित पक्षकार हैं उनके खिलाफ मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके अब आप तो प्रभावित पक्ष के वकील हैं, तो आप रेलवे ने सबको गुमराह किया है। रेलवे पहले कहता था कि हमारा नोटिफिकेशन 1959 में हुआ है, लेकिन वो 1959 का रेलवे गजट नोटिफिकेशन रेलवे ने कहीं भी दाखिल नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, और एक नोटिफिकेशन उसका 1926 में हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी रेलवे ने कहीं दाखिल नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर किसी आधार के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी ओनरशिप राइट के रेलवे ये कार्रवाई कर रहा है। वकील साहब, ये कैसे मुमकिन है? आप कह रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, ये कैसे मुमकिन है? अब भाई 1959 में खसरा खतौनी में उन्होंने दर्ज किया अपना नाम। 1967 फसली का जो बंदोबस्त है और जो उसकी खसरा खतौनी है, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो इसमें मैंने आर्गूमेंट किया है, कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो लैंड यहाँ पर बताई जा रही है, रेलवे की बताई गई है, वो जमीन 1967 से पहले, 1960 से पहले रेलवे की थी नहीं। 1960 से पहले? जी, वो पहले रेलवे की लैंड थी नहीं। हकीकत में क्या है कि जो 29 एकड़ जमीन आप लोग सुन रहे होंगे, रेलवे कभी 29 एकड़ जमीन बता देता है, कभी 78 एकड़ बताता है। वो 29 एकड़ जमीन आज भी रेलवे की खतौनियों में दर्ज है, और वो 1321 फसली से 1320 फसली का रिकॉर्ड है। 1320 फसली से लेकर 29 की जमीन वही रेलवे के नाम में दर्ज आती है। उसके अलावा कोई जमीन रेलवे के नाम में दर्ज नहीं है, ना ही उसका कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई गजट नोटिफिकेशन है। चलिए वकील साहब, ये तो आपको साबित करना है, आप अदालत के अंदर जिला अदालत में खड़े हैं, और यहाँ के आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है कि वो अपनी जमीन के किस तरह से मालिक हैं। फिलहाल तो देखिए, दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे कोर्ट के अंदर। आपकी अपनी स्टडी है जिसके हिसाब से आप बोल रहे हैं। जी। तो ये अच्छा वकील साहब, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा। जावेद अख्तर साहब, हम लाइव तो करने के लिए आए थे, तारीख बताने के लिए, लेकिन जावेद अख्तर साहब हमें दिख गए। जावेद अख्तर साहब, हम उनसे कभी बात नहीं कर पाए। बड़ी गहरी स्टडी इन लोगों की इस पूरे मामले पर रही है। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट बात करूंगा। 1913 का एक नक्शा आपको मिल जाएगा, जो कि रिकॉर्ड रूम नैनीताल से आपको मिलेगा। और अभी आप मेरी लाइव चलते चलते आप गूगल पर आप जरा तलाश करिए, तो गूगल पर आपको जो नक्शा मिलेगा और 1913 का जो नक्शा है, अब वो मेरे सामने अभी नहीं है इसलिए कंपेयर नहीं हो सकता। इस पर जरा मैं बात करूंगा जावेद अख्तर साहब से। जावेद अख्तर साहब, इस बारे में जरा बताएं कि 1913 का रिकॉर्ड रूम का नक्शा और आज जो गूगल अर्थ से जो तस्वीर नजर आती है, उसके बारे में जरा बताएं, उसमें फर्क कैसे है? देखिए, 1913 का नक्शा हमारे पास है, सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है,
और वो नक्शा आज का निकला हुआ नहीं है, वो नक्शा 1991 का निकला हुआ है। ओके। और जब हमने सबसे पहले कमिश्नर साहब को ही लिख के दिया था, जब यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही थी, हम कमिश्नर साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब को हमने लिख के दिया था कि 1913 के नक्शे के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से इसकी पैमाइश करा दी जाए कि रेलवे लाइन कहाँ पर है जी। और 1913 के नक्शे में रेलवे लाइन साफ है, बहुत क्लियर लाइन है। आज टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, लेकिन 1913 के नक्शे में बहुत ही साफ सीधी लाइन है। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा, आज वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई? जी, आज वो टेढ़ी मेढ़ी है और पहले 1913 के नक्शे में सीधी लाइन है जी। वो मैंने कमिश्नर साहब को नक्शा दिया था, लेकिन कमिश्नर साहब ने उसके हिसाब से कोई उसमें कमिश्नर दीपक रावत जी 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 हम उनसे मिले थे, मैंने लिखित में दिया है, उनका मेरे पास रिटन में है, मेरे पास मैंने जी जी कराया है। जी जी। तो कमिश्नर साहब ने और सरकार ने 1913 के नक्शे के हिसाब से उसकी पैमाइश ही नहीं कराई। अगर उसकी पैमाइश 1913 के नक्शे से होती तो सबको ये पता चल जाता है कि रेलवे लाइन कहाँ पर है। जरा मैं देखिए, तस्लीम अंसारी को मैं सहयोगी अपना इसीलिए नहीं कहता हूँ, मैं बात करता रह गया और उन्होंने गूगल अर्थ पर नक्शा भी निकाल दिया। नहीं दिखेगा इसमें। अब थोड़ा सा अगर ये हम आपको दिखा पाए गूगल अर्थ पर नक्शा थोड़ा सा दिखने लग गया है। अब आप बताइए दूर से आप क्या बताना चाहते हैं? वकील साहब जरा हम कुछ मदद कर देंगे इसमें हमारी, और आप जरा बताएं जो आप बात कह रहे हैं वो क्या है गूगल अर्थ पर जो नक्शा है। वकील साहब ये कहना चाह रहे हैं ना ये कि गूगल अर्थ पर जो ये नक्शा रेलवे है, ट्रैक ये सीधी आई, जी जी, अब बताएं। रेलवे ट्रैक सीधी आई जी, शनि बाजार रेलवे क्रॉसिंग तक लगभग, ठीक है बरसाती इंदिरा नगर की क्रॉसिंग तक, ठीक है वहाँ से रेलवे ट्रैक ये बस्ती की तरफ को जाने लग जाती है। ठीक है और यहाँ इतनी सारी जगह थी कि यहाँ हाईवे और रेलवे ट्रैक के बीच में इतनी कम जगह है, जी, इतनी कम जगह है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ बस्ती के नजदीक आती है तो रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे के बीच इतनी सारी फालतू जगह बच जाती है। ठीक है। और ट्रैक ये जो रेलवे ट्रैक है ये बस्ती की तरफ को बहुत अंदर घुसी हुई दिखती है। ये अभी गूगल अर्थ से अभी की मौजूदा तस्वीर है इस और मिनट की। वकील साहब का कहना यह है कि 1907 के नक्शे में ये रेलवे ट्रैक बस्ती की तरफ को ऐसे केले की तरह घूमी भी नहीं है, हाईवे की तरह बिल्कुल सीधी है। जी वकील साहब ये सही बात कह रहे हैं, तस्लीम अंसारी जो बात कह रहे हैं। मेरे पास नक्शा है, मैंने सब, और मैंने जब मैं उससे पहले वो नक्शा रिकॉर्ड रूम नैनीताल में नहीं मिल रहा था, जब मैंने उसमें लिख के दिया और मैंने कहा कि इसकी मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा, उनको भी लिख के दिया, तो वो 1913 का नक्शा आज वो रिकॉर्ड रूम में मिल गया है, मौजूद है। तो ये सारे तथ्य आपने माननीय कोर्ट के समक्ष रखे हैं? ये हाँ, मैंने कोर्ट में फाइल किया है वो नक्शा। अच्छा। और नक्शा फाइल करके, और मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि उस नक्शे के हिसाब से ये जो एरिया है पूरा बनफूलपुरा, यहाँ से लेके आपका जिसमें मार्केट वगैरह है और इधर ये कब्रिस्तान है, जी जी जी, और आगे तक ये वो है क्या कहते हैं तिकोनिया है, जी जी, यहाँ तक का एक खसरा नंबर है 1913 के नक्शे में लिखा है, वो खसरा नंबर 383 है। ओके। और एक ही खसरा नंबर में 383 में ये सारी आबादी दर्ज है। और उसी खसरा नंबर में ये जो 17 नंबर आप देख रहे हैं, उसी खसरा नंबर में 383 में 17 नंबर में 1940 में ये हमें वो दी गई थी पट्टे, करीब 250 पट्टे हैं जो राज्य सरकार उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में अलॉट किया था। नहीं अभी तो ये बात ही आगे खत्म हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार ने तो कबूल कर लिया कि ये जमीन उनकी है। वो ये मैटर हम दूसरी बता रहे हैं। जी जी जी, दूसरा एक कानूनी पॉइंट में बता ओके ओके, हाँ बताइए बताइए। कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जब पट्टा दिया यहाँ पर दिया है तो खसरा नंबर 383 में आबादी थी 1940 से, 1940 के बाद जी आपका बंदोबस्त होता है 1960 में। ठीक है। तो जहाँ पर आबादी है, आबादी बनी होती है, ये कानून है कि वहाँ पर कंसोलिडेशन या चकबंदी नहीं होती है। यहाँ पर जो नंबर ऊपर से ला उठा के नीचे पेस्ट कर दिए गए, फर्जीवाड़ा करके कर दिए गए, इस बात को मैंने फर्जीवाड़ा मत कहिए, देखिए ये तो डॉक्यूमेंटेशन है, ये तो कोर्ट में साबित करेंगे आप सही गलत जो भी है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहा है। अच्छा कोर्ट में भी कहा आपने? मैंने लिख के दिया। ठीक है ठीक है, कोर्ट में लिख के दिया है मैंने, उसमें लिख के दिया है, कहा है कि यहाँ पर आज 1940 में आबादी थी। जब 1940 में आबादी थी तो यहाँ का खसरा नंबर 383 का चेंज नहीं हो सकता। जो 383 का नया नंबर बनेगा वही नंबर यहाँ रहेगा। और इस वक्त जो यहाँ का नया नंबर है वो है 697, 729, 871, 870। और इसके पुराने जितने नंबर देखेंगे वो 383 के पुराने 383 से अलग नंबर है। तो ये बहुत बड़ा कानूनी पॉइंट है। तो अभी आप जिला अदालत में किस स्टेज पर हैं? आर्गुमेंट की स्टेज पर हैं? हमने किया है, या डिसीजन रिजर्व हुआ है? डिसीजन हमारा पेंडिंग है और वो उसमें
जजमेंट की, वो फाइनल जजमेंट 28 तारीख। अच्छा, फाइनल जजमेंट जी। 28 तारीख लगी है उसमें। तो जब आपकी फाइनल वहाँ बातचीत हुई और जो फाइनल बहस हुई है तो उसके अंदर रेलवे तो आया होगा? जी जी, रेलवे आया। रेलवे अपनी वही 1960 वाली बात बता रहा है, 60 से पहले वो जो बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, वो तो जिसके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं देखिए वही बात करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने देखिए जिला अदालत में लड़ रहे एडवोकेट जावेद अख्तर से भी यहाँ पर इस बहाने बातचीत कर ली। तो ये देखें आप, लाइव हमारी शुरू हुई और इतने लोग इकट्ठा हो गए। आप समझ सकते हैं, आज समझ सकते हैं किसी के घर पर बात करना कितना मुश्किल होता है। हम लाइव करते जरूर हैं, लेकिन कितनी परेशानी होती है कि जब 4-4 अदालतों में लोग खड़े हैं, उनके लिए उनकी पैरवी करने वाले खड़े हैं, जजेस खड़े हैं। दूसरा, एक पक्ष रेलवे का है। जी हाँ, रेलवे का डेवलपमेंट होना चाहिए। पटरियां जो लगातार जो बारिश से नुकसान हो रहा है उसको लेकर के भी सबकी फिक्र है, ठीक है। और यहाँ के रहने वाले लोग यही चाहते हैं कि रेलवे का भी डेवलपमेंट हो, लेकिन रेलवे का, इनका कहना यही है कि रेलवे का डेवलपमेंट हमारे घर को तोड़कर कैसे। दूसरा, इनके घर वैलिड है, इनका यही कहना है। और अब राज्य सरकार ने भी इस जमीन को अपना कबूल किया। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि हमें ये रेलवे ने मांगी है और रेलवे को हम देना चाहते हैं। तो ठीक है, ये तो खैर कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग है। दोनों ओर से आर्ग्यूमेंट वहां पर धीरे धीरे अब होंगे और जवाब भी वहां पर धीरे धीरे अब दाखिल होंगे। 10 याचिकाएं हैं, 10 याचिकाओं में धीरे धीरे जवाब अब दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, तारीख को लेकर हम लाइव कर रहे थे। तो फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अगली डेट जो भी प्रोवाइड की जाएगी, हम लोग पूरी जिम्मेदारी से आप तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। इसीलिए हम भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। और मेरे ख्याल से जितने भी याचिका करता हैं और उनके पैरवी करने वाले लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, कोई भी आज सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। दूसरा, यौम आज़ादी का मौका चल रहा है साथियों, तो खबर 7 हमारे सभी सहयोगियों, हमारे सभी विज्ञापन दाताओं, सबका शुक्रिया। और उन सबकी ओर से भी यौम आज़ादी की आप सबको बेहद मुबारकबाद। जी हाँ, गुलामी का दौर बड़ा मुश्किल का दौर था। हम लोगों ने किताबों में काफ़ी कुछ पढ़ा है, सुनते हैं। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी सुनने की कोशिश करते हैं। तो जो स्वतंत्रता है उसको नौजवानों ने, हमने आपने मिलकर ही संभाल कर रखना है। जो हमारी लोकतंत्र है उसको भी हमने और आपने ही संभाल कर रखना है। भाईचारा कायम रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो जो नारा हमारे बुजुर्ग कहे गए, हमने उसको सींचना है, उसको और जवान करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसकी उम्र को बेतहाशा लंबा करना है। ये सब हिंदुस्तान की खूबसूरती है जिसको आप देख सकते हैं। बाकी ये जो लड़ाई न्याय की चल रही है, मुकदमे का मामला है, मुकदमेबाजी और डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर न्याय होता ही है सभी अदालतों के अंदर। ये भी मामला चल रहा है, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है कि पूरे देश की मीडिया, जी हाँ, हमारी खबरों को देखकर पूरे देश की मीडिया इन गलियों में उतरी है। इसी खबर 7 के पेज से हमने दिन भर लाइव दिखाया है। कोशिश की है कि ये तस्वीर पूरा देश अपने चश्मे से देखे, जिसको जो दिखता है। लेकिन सही तथ्य दुनिया तक पहुंचने चाहिए, सही जानकारियां लोगों तक पहुंचे, ये हमारी अपनी कोशिश थी। और हमने कोशिश की कानूनी किसी भी पहलू को छुपाया ना जाए। कानूनी सारे ही जितने तथ्य और कानूनी पहलू हैं वो आप तक पहुंचे। बाकी कोर्ट तय करेगा मामला क्या है, जो तय करेगा वो सबको कबूल होगा। तो साथियों, यौम आज़ादी की आप सबको एक बार और बेहद मुबारकबाद। यौम आज़ादी आप मनाइए, एक दिन रह गया है। और कल 15 अगस्त को यौम आज़ादी पूरा देश मनाएगा। आज भी अमरदौला की ओर से आज बहुत ही एक भव्य कार और बाइक रैली आज निकली थी। उसके अलावा हल्द्वानी के सारे ही इलाकों के अंदर प्रोग्राम होंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं, मैं लाइन नंबर 17 में खड़ा हूँ और यहाँ पर टी शर्ट है, तिरंगा है, उसके अलावा यहाँ पर पैचेस हैं। देखिए, छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, सभी लोग ओतप्रोत हैं और खरीद रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से खरीद रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में इसके साथ भी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हल्द्वानी में किस तरह से ये बाजार सजा है, इसको भी दिखाएंगे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। भाईचारे को आगे बढ़ाएं, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, कानून, सरकार, प्रशासन सबके निर्देशों को माने। जी हाँ, यातायात के नियमों का पालन करें। बरसात का मौसम चल रहा है, आप पहाड़ों की तरफ रुख ना करें। उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट कई जिलों के अंदर लगातार जारी है। हल्द्वानी, रक्सिया और कलसिया नाले में
बड़ी तबाही आई है। हो सके तो उनकी मदद आप लोग जरूर करें। अपना ख्याल रखें, पहाड़ों का सफर ना करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज।